नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 आरोह भाग 1, जिसमें कविता वे आँखें जिनके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। और आज हम पढ़ेंगे इनका कवि परिचय और पाठ परिचय। कवि परिचय में अपन ने पिछले पाठों में भी इस पे ऊपर अपन ने चर्चा की है। यह प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न आता है। कवि परिचय में आपके 2 और छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं 2-2 नंबर के। वो एक आपके होता है जीवन परिचय का और दूसरा प्रश्न होता है साहित्यिक परिचय का। साहित्यिक परिचय का अब आगे हम बात करते हैं कि भाई इनके जो है ये तो हो गए 2-2 नंबर के प्रश्न। इसके अलावा 1-1 नंबर के भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, इनका मूल नाम क्या है, ये किस वाद से संबंधित हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, ये सारे प्रश्न अपने को ध्यान में रखने रहेंगे। तो हमें पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है कि इनके जो सामान्य छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनमें सबसे पहले इनका मूल नाम क्या है। क्या इनका नाम सुमित्रा नंदन पंत ही है? नहीं, इनका मूल नाम है गोसाई दत्त। गोसाई दत्त, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कब और कहां हुआ। तो जन्म हुआ है इनका 1900 कौसानी, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा, हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद में जन्म कब और कहां हुआ, उनके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। रचनाओं में पहली रचना वीणा, फिर ग्रंथी, फिर उसके बाद अगर अपन बात करें पल्लव गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा अंडरलाइन कर लेना बेटा, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण, किरण, कला और बूढ़ा चांद, और फिर है लोकायतन आदि इनकी रचनाएं हैं। अब इनके सम्मान की जहां अपन बात करें, पुरस्कार की अपन बात करें, तो सबसे पहला सम्मान इनको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। श्रेष्ठ रचनाओं को दिया जाता है जो संविधान में वर्णित है ना, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार,
साहित्य अकादमी के बाद आपके आगे आता है सोवियत लैंड का नेहरू पुरस्कार, सोवियत रूस जिसे अपन कहते हैं, लैंड का नेहरू पुरस्कार, और पद्म भूषण पुरस्कार जो गवर्नमेंट के नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, पद्म भूषण पुरस्कार। इतने सारे पुरस्कार सम्मानित सुमित्रानंदन पंत को मिले हैं। अब उनके बाद इनकी मृत्यु कब हुई है? ये छोटे छोटे एक एक नंबर वाले प्रश्न जो आपके पूछे जा सकते हैं। मृत्यु हुई है सन 1977 में। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये किस वाद से संबंधित थे। साहित्य की बात करें तो वाद कौन सा है? प्रगतिवाद। और उसके साथ ही साथ इन्होंने मानवतावाद, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा है? छायावाद। छायावाद के ये आधार स्तंभ कहलाते हैं। इन वादों में भी इन प्रकार की कविता में लिखी है। ये वाली जो कविता है आपके वे आंखें, वो कौन सी है? प्रगतिवादी कविता है। ठीक है, तो ये वाद की बात हो गई। उसके बाद भाषा, खड़ी बोली हिंदी, भाषा सहज सरल सुबोध भावों के अनुकूल, है ना। तो ये सारी चीज अपने को क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद इनका जीवन परिचय की जहां बात आती है तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ, प्रकृति के अनुपम चित्रकार, चितेरे, है ना, प्रकृति के चितेरे, प्रमुख चित्रकार, है ना, और महान चिंतक पंत हिंदी भाषा के क्या हैं? गौरव हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ, अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में, है ना। और उसके बाद इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। फिर इनके पिता गंगादत्त पंत थे और उसके साथ क्या है, उनके कुछ समय बाद उनके माताजी का देहांत हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है, माताजी का देहांत हुआ। अल्मोड़ा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर ये काशी आ गए। कहाँ आ गए? काशी। और काशी में आने के बाद उन्होंने क्या किया है? मैट्रिक उत्तीर्ण की है 1921 में। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में जो है इन्होंने क्या किया है? सेंट्रल कॉलेज में इंटर के पास किया। लेकिन गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस वजह से उन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने आह्वान किया था किनको? विद्यार्थियों को, कि वो स्कूल छोड़ दें और गवर्नमेंट कर्मचारियों का कि वो पद त्याग करें। इसी तरह से जो आपके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और बहुत सारे जो है आपके अंग्रेजी सरकार का असहयोग रहे, तो असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने स्कूल को, कॉलेज को छोड़ दिया था। अब वो आंदोलन में कूद पड़े, स्वाध्याय किया, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये बंगला साहित्य में उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त किया, उनमें रचनाएं लिखी। फिर उसके साथ ही साथ क्या करते हैं वो कि बाल्यावस्था में पंत जी के रचना उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। जीवन भर वो अविवाहित रहे ये, और उसके साथ ही साथ साहित्य सेवा में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके अलावा उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सोवियत लैंड का नेहरू पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला, है ना। तो ये सारी चीज, और 28 दिसंबर 1977 को इस महाकवि का निधन हो गया। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सारा घटनाक्रम अगर अपन लिख रहे हैं तो वो किस में आएगा? वो आपके आएगा जीवन परिचय में। अब उसके बाद अब अपन बात करते हैं साहित्यिक परिचय की।
तो साहित्यिक परिचय में क्या है कि पंत जी प्रकृति के अनुपम चितेरे थे, चित्रकार थे। वो प्रकृति के जो है दृश्य हमारी आंखों के सामने खींच दिया करते थे। छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। मानवतावादी कविताओं की भी उन्होंने रचना की है, ठीक है। और यह कविता क्या करती है, वह कविता के बदलाव के पक्षधर थे। तो छायावाद में बंधकर वो नहीं रहे। प्रगतिवादी कविता भी उन्होंने लिखी, जैसे वे आंखें, ताज, है ना, ये प्रगतिवादी कविताएं हैं। उसके बाद अरविंद के मानवतावाद को से भी ये प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मानव तुम सबसे सुंदरतम, ऐसी जो है कविता की पंक्तियां भी वो क्या करते हैं, मानवतावादी कविताएं भी रचना करते हैं, ठीक है। पंत जी के कविता के साथ उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास और आत्मकथा, आलोचना के बारे में भी उन्होंने क्या किया है, लिखा है। फिर उनके सामने जो है क्या है, रूपाब नाम की पत्रिका, उसका संपादन किया और आकाशवाणी में भी वो अधिकारी के तौर पर काम करते रहे। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उन्होंने कहा है कि कविता के अंदर भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो क्या करे, वो सस्वर बोले, गाए, है ना, और सेब की तरह होनी चाहिए। उसका जो रस है, जो अंदर मधुरता, लालिमा, भीतर समान सकने का बाहर झलक पड़ती है, उसी प्रकार से हमारी कविता की भाषा होनी चाहिए। फिर चित्र भाषा की आवश्यकता की बात करी, चित्रात्मक वर्णन होना चाहिए, देखते ही हमारे, पढ़ते ही हमारे आंखों के सामने चित्र बनने चाहिए। और आपकी कविता पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव है। मानवीकरण अलंकार जहां जहां पर भी होता है वहां वहां आप ये लिख सकते हैं कि उनके साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव। और मानवीकरण, संबोधन, ध्वन्यात्मक अलंकारों का प्रयोग इन्होंने बखूबी किया है। छंद के क्षेत्र में ये नवीनता के पक्षधर थे, नए नए छंदों का इन्होंने प्रयोग किया और प्रकृति की कोमलता का वर्णन इन्होंने किया है। तो इस तरह से उन्होंने अपने कविताओं के साथ साथ महाकाव्य, प्रबंध काव्यों की भी रचना करी है। रचनाओं में काफी रचनाएं हैं, कविता संग्रह हैं, जिनमें वीणा, पल्लव, है ना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ये सारे क्या हैं, ये काव्य संग्रह है। लोकायतन महाकाव्य है, ठीक है, बड़ी रचना, जैसे रामायण, महाभारत महाकाव्य है ना, वैसे ही लोकायतन भी क्या है, इनका महाकाव्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 10,000 रुपए का उस जमाने में पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया है। काव्य संग्रहों को चुनकर जो है चिदंबरा, कला, बूढ़ा चांद, है ना, ये उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। चिदंबरा के लिए पंत जी को इम्पोर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और रूपा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। प्रगतिवादी साहित्य को विस्तार पर इस पर चर्चा होती थी। तो इस तरह से इनका ये जो अभी अपन ने देखा है वो क्या है, वो आपका इनका साहित्यिक परिचय है। अब हम बात करते हैं किसके, इस कविता की। तो कविता में क्या बताया गया है, सुनिएगा। प्रस्तुत कविता वे आंखें। वे आंखें जो कविता है उसमें किसान के दुख का वर्णन किया गया है। आज भी अगर अपन देखें तो किसान क्या है, दुखी है, और उसके दुखों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो इसका पाठ परिचय भी अपन देखते हैं। इसमें कविता में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले ये कविता किस वाद से संबंधित है, इसकी चर्चा भी अपन ने करी थी। ये जो कविता है वे आंखें, ये किस वाद से है, प्रगतिशील वाद, प्रगतिशील है ना, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी कविता या प्रगतिशील कविता, प्रगतिशील दौर की कविता, ठीक है। उसके बाद आगे अपन बात करें तो इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणा, विकास के
विरोधाभासी विकास की विरोधाभासी अवधारणा पर करारा प्रहार। क्या मतलब हुआ भाई? हम कहते हैं कि भारत में बहुत विकास हो गया है, ठीक है, आजादी के बाद हमने काफी जो है खूब सारे जो है सड़कें बना दी, पुल बना दिए, स्कूलें खोल दी, है ना, अस्पताल खोल दिए, लोगों का जीवन स्तर सुधरा, बढ़ा। तो ये क्या हुआ? ये हमारा विकास हो गया, ठीक है। और ये विकास की अवधारणा जो है ये केवल क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोध का आभास है। तो बात आती है कि भाई वास्तव में अगर अपन देखें तो क्या ये विकास हुआ है? क्या आप गांव में जाइए, बहुत सारे किसान आज भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज भी जो है वो अपने गरीबी में अधिकांश लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वास्तव में जो विकास की बात की जा रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा या विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, तो वास्तव में वो विकास हुआ नहीं है। आज भी किसान जो है क्या है? दुखी है, परेशान है। जैसा कि अभी अपन देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, है ना, उसका तुरंत अभी ताजा उदाहरण अपन कह सकते हैं कि उनकी केंद्र सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तो किसान आपने जो है फसल को क्या कर रहा है? कम दामों में बेचने के लिए तैयार है। उसको जैसे कोई फसल की बात करें, प्याज की बात करें, उसके खेत से जब फसल तैयार होती है तो 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो में वो खरीदी जाती है। और बाजार के अंदर जो जमाखोर हैं वो कोल्ड स्टोरेज में उसको रख देते हैं और उसके बाद ये 50 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, 60 रुपए किलो में उसी फसल को बेचकर मुनाफा कमाते हैं, मुनाफाखोर, ठीक है। तो किसानों को जो है कुछ नहीं मिलता है। किसानों की हालत वैसी कि जितना उनका प्रोडक्शन उत्पादन होता है उतना उनका खर्च भी हो जाता है, तो गरीबी में, निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये विरोधाभासी अवधारणा है। उसके ऊपर यहां पर कवि ने क्या किया है? करारा प्रहार किया है इस कविता में। और उसके बाद आगे क्या बताते हैं कि युग युग के शोषण के शिकार, युग युग के शोषण के शिकार, युग युग के शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को क्या करता है? कवि को आहत करता है। और उसके अब कैसे युग युग से, कैसे प्राचीन काल से लेकर अब तक किसानों को जो है दुख दिया गया है, चाहे जमींदार रहो, राजा रहो, देश आजाद भी हो गया, लोकतंत्र भी आ गया, लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। तो युग युग से शोषण के शिकार जो किसान का जीवन है वो कवि को क्या करता है? आहत करता है। आहत करना, दुखी करना, है ना, मन को दुख देता है। तो यहां पर कवि ने उस दुख को क्या किया है? कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिर दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रहकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया। तो स्वाधीन भारत में भी क्या हो गया? स्वाधीन भारत में किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप
नहीं किया। इस पंक्ति को समझिए। जब देश आज़ाद हो गया है, स्वाधीन भारत बन गया है, अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हो गया है, तो स्वाधीन भारत में किसान को केंद्र में रखकर, मतलब किसान को ध्यान में रखकर, किसान को जो है मद्देनजर रखते हुए व्यवस्था मतलब क्या हो गया, सरकार। जैसे अभी केंद्र सरकार ने कृषि बिल लेकर आए हैं, वो कृषि विधेयक है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे उसके धाराएं हैं, जो धाराएं क्या है, किसानों को पसंद नहीं है, उसका विरोध चल रहा है। तो ऐसा कोई जो है कृषि बिल या ऐसी कोई व्यवस्था अभी भी नहीं हुई है कि किसानों की स्थिति में सुधार हो। तो व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है, अर्थात कोई ऐसा बिल, ऐसे कानून व्यवस्था या ऐसी कोई, जैसे अपन बात करते हैं कि कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसके कारण जो है किसानों के जीवन में क्या हो, किसानों के जीवन में खुशहाली आए, किसानों के जीवन में जो है आनंद की बरस हो, है ना, ऐसा जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब उसके बाद कविता में ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे। इस कविता में क्या हुआ है, ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे, ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों का वर्णन किया है। पारिवारिक दुखों का इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है, ठीक है। और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज का वर्गीय चेतना, स्पष्ट रूप से विभाजित, पूरा समाज क्या है, बटा हुआ है। स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना जो है इस कविता में बताई गई है। समाज बटा हुआ है, जैसे आपके अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, पूंजीपति वर्ग, है ना, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, तो ये पूरा समाज बटा हुआ है। एक वर्ग का दूसरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, वो उनके सुख और दुख से कोई जो है क्या नहीं रखते हैं, उनसे कोई ना उनको कोई लेना देना, ना ही उनसे कोई दुख उनको पहुंचता है। तो पूरा समाज बटा हुआ है, अपने हाल में वो सब मस्त हैं, ठीक है, किसी के दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार की बात इस कविता में बताई गई है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है एक किसान की कहानी बताई गई है, जिसके पास क्या है, खेत हैं, खलिहान है। ये कहानी है कब की, ये कहानी है अंग्रेजों के जमाने की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कविता के अंदर कुछ बातें इसमें बताई नहीं गई है, वो हमें ध्यान रखनी है कि ये अंग्रेजों के ज़माने की कहानी है जिसके ऊपर कविता बताई गई है। एक किसान है, ठीक है, जिसके पास खेत खलिहान सब कुछ है, ठीक है, वो लगान देता है और अपना जो है गुजारा करता है, बड़े खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो वर्षा न होने के कारण लगान नहीं दे पाता है, और लगान नहीं देने के कारण क्या होता है, जमींदार उसकी जमीन उससे छीन लेता है। और जब जमीन छीन रहे होते हैं उस समय उसका बेटा जो है क्या करता है, बीच बचाव के लिए आता है, तो उसको लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब उसके बाद जो साहूकार है, जो पैसा ब्याज पर देता है, उससे उसने खूब सारा पैसा ब्याज पर लिया हुआ है, और उस ब्याज के पैसे नहीं देता है, मूल भी नहीं चुका पाता है, तो जो साहूकार है, बनिया है, वो क्या करेगा,
वो आपके खेत को, जमीन, मकान को कुर्क कर देगा, नीलाम कर देगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी जो गाय है वो भी उससे छीन लेता है, और उसके जो बैल हैं, जो उसके हमजोली हैं, मित्र हैं, सुख दुख के साथी हैं, वो भी उससे छीन लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, आगे कहानी बढ़ती है कि उसकी पत्नी जो है उसका इलाज नहीं करा पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटी जो अभी जन्म हुआ है एक लड़की का, वो भी उसके जो है माँ का दूध नहीं मिलने के कारण वो भी मर जाती है। इधर जो आपके थानेदार हैं, कोतवाल हैं, वो बेटे की हत्या के आरोप में उसकी ही पत्नी को, मतलब उसके पुत्र वधू को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। और क्योंकि समाज में ये कहा गया कि इनकी शादी के बाद ही ये सब कुछ हुआ है, इससे पहले खुशहाली थी, तो उसको जो है पति घातिन बताते हैं, तो वहां उससे पूछताछ की जाती है और उसकी पत्नी शर्म से, लाज से जो है क्या करती है, कुएं में डूबकर मर जाती है। और कविता के अंत में वो कहता है कि जब उसे अपने पत्नी की याद आती है तो उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन बेटा जिसकी मृत्यु हो गई है इससे वो और ज्यादा दुखी है। तो इस प्रकार का सारा दुख उसकी आंखों में दिखता है। तो कवि कहता है कि अंधेरी गुफा के समान गहरी जो आंखें हैं, उन आंखों को देखकर कवि का मन डरने लगता है कि ये जो आपके मौन आंसू हैं, ये किसी के साप से बढ़कर हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दुख और तकलीफ पहुंचाएंगे तो क्या होगा, तो हम जो है उसके परमात्मा के कहर से बच नहीं पाएंगे। तो इस कविता के अंदर जो है इसी प्रकार के एक दुष्चक्र में फंसे किसान की कहानी बताई गई है, और उस कहानी में उसके परिवार के और व्यक्तिगत दुखों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहीं पर अपना जो पाठ परिचय और कवि परिचय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कविता का जो है भावार्थ, शब्दार्थ और उसकी व्याख्या अपन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।